दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया के श्रृंखला में हम समय समय पर आपको साहित्यकारों से, कई बार किसान मुद्दों पर काम करने वाले जो नेता हैं उनसे हम आपका परिचय करवाते रहे हैं। आज किताबी दुनिया की टीम देहरादून में है और देहरादून में हम आज जिनके सानिध्य में बैठे हुए हैं सुभाष पंत जी। अपने समय के जो कुछ कहानीकार हैं या जो साहित्यकार हैं जो अपनी अलग पहचान अपने साहित्य के दम पर बनाते हैं, उनमें से वो एक हैं। सुभाष पंत जी की जो यात्रा है वो सारिका से शुरू हुई और जो अंतिम कहानी आपने अभी तक सुनी उनकी पढ़ी है वो पहल में प्रकाशित हुई थी। इस पूरी यात्रा में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ इस यात्रा में शरीक होंगे। मैं सर का सबसे पहले स्वागत करता हूं और हम इस यात्रा को समझना चाहते हैं जो आपने सारिका से शुरू की थी। तो वो पहली कहानी जो आपकी प्रकाशित हुई उसकी पीछे की पृष्ठभूमि क्या है? दरअसल वो कहानी एक हादसे से शुरू हुई जी। और मेरा जब इस साहित्य किसी हादसे से शुरू ही होता है। मैं अहमदाबाद जा रहा था, मेरा एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में अहमदाबाद जा रहा था और बीमारी से मैं उठा हुआ था, तो घर से खाना वाना लेके गया हुआ था। एक स्टेशन पे, शायद पालमपुर या इस तरह का कोई स्टेशन था, वहां मैंने बचा हुआ खाना फेंका और जैसे मैंने खाना फेंका तो एक माँ और दो बच्चे उसके ऊपर ऐसे झपटे जैसे अशरफी फेंकी जा रही है और वो 6 आंखें। मैं एकदम टॉलरेट नहीं कर पाया। मैंने ऐसा नहीं है, कभी ऐसा देखा नहीं होगा, बहुत बार देखा होगा रेलवे स्टेशन में, जब भी कूड़ा खंगालते हुए, अनाज पे टूटते हुए, भूखे पे टूटते हुए देखा होगा बहुत बार, लेकिन ये मेरे साथ पहली बार हुआ कि मैंने फेंका और कोई से पकड़ने के लिए लपक रहा है। वो ट्रेन में भी आ सकता था। मैं इतना आहत हुआ, मेरी समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि मैं बड़े अजीब तरह से बेचैनी मैंने महसूस की, बहुत अजीब तरह से बेचैनी महसूस की। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। खैर वो गाड़ी उसके बाद मूव हो गई तो वो 6 आंखें, 3 जोड़ी आंखें 2 बच्चों की, और मुझे लगा कि मेरे पीछे एक सुराग की तरह जो है सुराग कर रही है, तपती सलाखों की तरह जो है वो सुराग कर रही है मेरे पीछे। अपनी समझ में नहीं आ रहा कि मैं परेशान क्यों हूँ इतना ज्यादा। उसके बाद मैं अहमदाबाद गया, अपना मैंने प्रोजेक्ट किया, लेकिन मुझे हर समय वो 6 आंखें दिखाई देती रही और फॉर्चुनेटली वो 6 आंखें मुझे आज भी दिखाई देती हैं। वो 6 आंखें दिखाई मुझे देती रही। फिर मैंने अपना प्रोजेक्ट किया। मैं कूलिंग टावर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर इन कूलिंग टावर्स। तो वहाँ कूलिंग टावर्स में हमारा काम चल रहा था अहमदाबाद में। तब भी मैं परेशान था। मैं घर आया तब भी मैं परेशान था। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आया। उसके बाद मैंने जो है एक कहानी लिखी। वो कहानी उससे संबंधित नहीं, क्योंकि उस पर तो मैं कहानी कभी लिखता ही हूँ, तो मेरा फिक्स डिपॉजिट जो मुझे हर समय बताता है कि मुझे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। तो उसके बाद मैंने गाय का दूध कहानी लिखी और मेरा बहुत पत्रिकाओं से बहुत कम संबंध, साहित्य और पत्रिकाओं से मेरा बहुत कम संबंध था। लेकिन मैं इतना जानता था कि सारिका नाम की पत्रिका जो तो पढ़ता लेता था कभी कभी, उसमें 2-3 तो पत्रिकाएं होती थी कहानी वानी के। साप्ताहिक हिंदुस्तान हो गया, धर्मी हो गया, सारिका हो गई। तो वो मैंने सारिका को भेज दिया। कमलेश्वर और टिकरी का पूरे का नाम में जानता था, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, हाँ, तीनों का नाम में जानता था। कि ये इन्होंने जितना ये मतलब लिखा अलग बात है, लेकिन ये चर्चा में रहना जानते थे अपने। तो सही है, साहित्य की वजह से इतनी चर्चा में नहीं है जितना कि आपस में बातचीत करने की वजह से चर्चा में थी। मैं जानता था, तो मैंने वो सारिका को भेज दी। अच्छा, उस जमाने में क्या होता था कि आपके पास फोटो स्टेट वगैरह की तो सुविधाएं होती ही नहीं थी। हाथ से लिखते थे आप, एक पहला ड्राफ्ट लिख लिया, वो रफ ड्राफ्ट हो गया, उसे फाइनल करके दूसरा भेजा, तो एक ड्राफ्ट आपके पास रह जाता था, एक आप भेज देते थे। तो मैंने भेज दिया और मैं इतना बेवकूफ था कि मुझे ये नहीं मालूम था कि ये मुंबई से निकलती कि दिल्ली से निकलती। तो दोनों एड्रेस उसमें आते, तो मैंने दिल्ली भेज। लेकिन वो जो है वो 6 आंखें मेरी जो है
मुझे परेशान करना उन्होंने बंद कर दिया। उसमें तो मतलब एक लेटर टू एडिटर में भी एक पत्र छप जाना बहुत बड़ी बात हुआ करती, तो मैंने कहा कौन छापेगा। फिर वो बाकायदा जो है वहां से उनकी डाक वाक जाती रहती, वो भी चली गई। और कुछ दिनों बाद वो मुंबई से कमलेश्वर जी का पत्र आ गया। उन्होंने कहा कहानी बहुत अच्छी है और हम इसे छापेंगे। और हाथ से लिखा हुआ पत्र, कमलेश्वर बहुत खूबसूरत राइटिंग थी, बहुत खूबसूरत लिखता है, और हाथ से वो पत्र लिखा हुआ। अब वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब इतना तो हमें मालूम था कि बड़े लेखक है भाई, और उसके पत्र मेरे हाथ में आया तो मैं उसे जेब में हो सके तो रखूं जहां मेरा दिल धड़कता। मेरी पत्नी भी कहने लगी भाई क्या बात है, बड़े परेशान से हो। मैंने कहा नहीं भाई इतने बड़े लेखक का पत्र आया हो मेरे पास। तो मैंने कहा तुम ठीक है फिर तो MA हिंदी ज्वाइन करो, सुबह साहित्य भाई तो सीख लो। तो मैंने उसके बाद जो है मॉर्निंग क्लासेस में नौकरी कर रहा था, मॉर्निंग क्लासेस में मैंने हिंदी ज्वाइन कर। वहाँ देहरादून के लेखकों से मेरा परिचय हुआ। उससे पहले मैं देहरादून के लेखकों को जानता नहीं था, यहाँ गोष्ठियाँ होती कुछ जानता नहीं था। तो वहाँ मेरा अवधेश नाम के एक लड़के से परिचय हुआ। वो बहुत अच्छा पोएट था, बहुत अच्छा पोएट था, आर्टिस्ट था, बहुत अच्छा पोएट था, लेखक भी था। उससे मेरा परिचय, वो क्लास फेलो था। तो उसने कहा कि वो एक डिलाइट रेस्टोरेंट है, वहाँ आओ, वहाँ शाम को लेखक लोग मिलते हैं। तो मैं चला गया वहाँ पे, उस पास के भाई डिलाइट रेस्टोरेंट कौन सा है। वो घंटा घर के पास एक छोटा सा ढाबा था, लेकिन वो उस जमाने में साहित्य गढ़ हुआ करते थे ऐसे। जो साहित्य संस्कृति चली गई, साहित्य भी चला गया उसके साथ। तो वहाँ मैंने देखा तो ये लोग अंदर क्या कुछ साहित्यकार बैठे हुए थे और काफका की एक कहानी पे बात कर रहे थे, मेटामॉर्फोसिस। मैंने काफका का नाम नहीं सुन रखा, मेरा साहित्य से कोई संबंध ही नहीं था। ये तो मतलब क्या कहना चाहिए, एक डिफॉल्ट तरीका तो हो गया कि चीजें लिखी गई है, उसे पत्र आ गया। तो एक बार तो ये सोचा कि भाई यहाँ से वापस लौट जाओ, ये दाल नहीं गलेगी भैया। फिर सोचा कि चलो, मैं गया तो अवधेश वहां पे बैठा हुआ था और दो चार यहाँ पे लेखक यहाँ पे बैठे हुए थे। उसने कहा पहले तो पत्र दिखाओ ये कमलेश्वर को। वो तो एटम बम था ना मेरा। तो मैं पत्र देखा, फिर कहने भाई कहानी सुनाओ। कहानी सुना तो उनके सिर हिले थोड़े कि हमारी सोबत में रहोगे तो सीख जाओगे, हमारी सोबत में रहोगे तो सीख जाओगे। फिर यहाँ सुरेश उनियाल एक लड़का था, उससे कहा कि तुम अपनी कहानी सुनाओ। बताया गया कि कहानी कैसे लिखी जाती है। उसने भी कहानी कीड़ा सुनाई जो शायद मेटामॉर्फोसिस की कोई ना गलत कर रही होगी, या मेटामॉर्फोसिस हिंदुस्तान में। मेरी वो कहानी समझ में नहीं आई, लेकिन अब मैं ये तो नहीं कह सकता ना मेरी कहानी समझ में नहीं आई। मैं भी उसी जोर से लाता रहा, क्या था बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये इतने प्यारे लोग थे, और ये वो लोग थे जो 18-10 साल से लिख रहे थे जी। और इनके पास जितनी कहानियां थी उससे ज्यादा रिजेक्शन लेटर थे, लेखक के अभिवादन और खरीद सही। उस जमाने में इतना था कि संपादकीय लिख लेते थे, किसी भी आपको योजना मिली, विचार हो रहा है, अगर वो नहीं तो उसके हाथ लेखक के अभिवादन से खेद अभियान से आपको इनके पास उनके गट्ठे थे। तो पहला साल मेरा निकल गया। जब मैं MA सेकेंड ईयर में आया, उसमें तो एक कहानी छप गया और ये विशेषांक में चली। आजादी के 25 बरस और समकालीन लेखन तो जिस तरह का एक संपादन 3-4 अंक उन्होंने निकाले थे। पहले अंक में ये कोई, पहले दूसरे अंक में ये कहानी थी, और पोर्ट्रेट के साथ, लेखक के पोर्ट्रेट के साथ। अगर तो लेखक का पोर्ट्रेट उसमें बनाया गया, लेकिन पोर्ट्रेट के साथ चली। और ये इतनी पॉपुलर, मेरी समझ में नहीं आया कि मेरी समझ में, हर दिन मैं क्या इसको नाम
दफ्तर से लौटूं, भाई मैं नौकरी का वो मतलब सुबह पढ़ने जाता था, वहां से बाद दफ्तर चला जाता था, लौटूं तो मेरी पत्नी जो है कई पत्र लेके खड़ी है, देखो देखो तुम्हारे पास पत्र आ रहे हैं। तो इसकी एक तो वजह ये रही कि इससे पहले अकहानी का दौर था। अकहानी के दौर में जैसे भी कहानियां लिखी गई हो, केवल ज्ञान रंजन के अलावा, ज्ञान रंजन के कहानी में तो अकहानी होने के बाद भी वक्त, चाहे वो घंटा कहानी हो चाहे बाहर कहानी हो, उसमें एक वक्त है अपने समय का। के अलावा जिस तरह की कहानी थी तो इस तरह की कहानी जो मतलब ठोस यथार्थ पे कहानी हो, ये पसंद नहीं की जाती थी उस जमाने में। ये बिल्कुल ठोस यथार्थ पे कहानी थी, लेकिन उसके साथ चूंकि समांतर आंदोलन शुरू होने वाला था और उसके लिए ये लैंडमार्क कहानी थी। मतलब जब नई कहानी आई तो उसके केंद्र में लेखक आ गया। प्रेमचंद के जमाने में जो उसका नाम केंद्र में किसान, उसके बाद जब वो कहानी शहर में आई तो उसका लिबास बदल गया, तो उसकी भाषा बदल गई और केंद्र में लेखक आ गया, भोगा हुआ यथार्थ आ गया। इतनी बड़ी दुनिया में आपका भोगा हुआ यथार्थ कितना बड़ा हो सकता है? भोगा हुआ यथार्थ आ गया, उसके बाद कहानी आ गई। तो उस समय ये बहुत जरूरी हो गया था कि उसके केंद्र में जो है एक आम आदमी आए। वो जरूरी हो गया था कि भाई इसमें जो है लेखक नहीं होना चाहिए और कथाहीन तो नहीं होनी चाहिए और लेखक नहीं होना चाहिए और इसके बीच में आम आदमी आना चाहिए। ये समांतर का एक कॉन्सेप्ट था। हम तो जानते नहीं थे कि समांतर अमांतर क्या होता है, कुछ नहीं जानता हमने समांतर क्या होता है, लेकिन वो उसके लिए लैंडमार्क कहानी थी, बल्कि कहानी बदली है उससे। हालांकि लोगों ने मुझे तो समीक्षा नहीं मिलते हैं, नहीं मिला, लेकिन वो लैंडमार्क कहानी थी। आपने तो पढ़ी है ना, लैंडमार्क कहानी थी। पूरा जो तंत्र है और एक आदमी का जो संकट है उसमें था, उसमें लैंडमार्क कहानी हो गई। तो उसके बाद वो लगभग सारी भाषाओं में मतलब ट्रांसलेट भी हुई, कई जगह उस पर नाटक वाटक भी खेले गए। तो वो पहली कहानी के साथ जो है इतना बड़ा, तो वो उन्होंने जो है एकाएक मुझे बड़े लेखकों में शामिल कर लिया। हालांकि मेरे लिए ये नुकसान की बात है, क्योंकि लेखन पे पहली कहानी के साथ कभी इतना बड़ा उसे आकाश नहीं मिलना चाहिए, उसे धरती पे रहना चाहिए और सीखना चाहिए। फिर तो मैं क्या हुआ कि उसके बाद मुझे जो भी कहानी मांगता था मैं भेजता तो छाप लेते थे। तो ये करते करते उसके बाद जो है नेक्स्ट फिर कमलेश्वरी का पत्र आया, वे समांतर कहानी आंदोलन, नहीं समांतर कहानी के विशेषांक के लिए कहानी भेजी। तो उसके लिए मैंने कहा दूसरी कहानी जो है वो 20 रुपये थी, वो भी विशेषांक में होगी। लेकिन इस बीच में हुआ ये कि पहले कहानी छपी, दूसरी कहानी समांतर के लिए वो स्वीकृत हो गई और मैं बीमार हो गया, क्योंकि मैं इतने उसका नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता इतनी चीज़ें कि मैं मतलब सुबह कॉलेज जा रहा हूँ, फिर दफ्तर जा रहा हूँ, शाम को गोष्ठियाँ हो रही है वहाँ जा रहा हूँ, और फिर उसमें गोष्ठियों में कई बार युवा की भी दारू भी, तो लेखक है तो दारू कैसे नहीं चलेगी, दारू भी चल रही है। और मैं चूंकि ट्यूशन पढ़ा के पढ़ता था, मेरी जो पढ़ाई है मैं उसमें ट्यूशन पढ़ाता था, तो बहुत से बच्चे मेरे साथ ऐसे थे जो 5वीं 6ठी क्लास से मेरे साथ पढ़ रहे थे, जिन्हें मैं पढ़ा रहा था। अब उनका हाई स्कूल इंटरमीडिएट रहा तो वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। इक्वेशन बन जाती ना, आप देखिए अध्यापक के साथ जो आपका टीचर है उसके साथ एक इक्वेशन बन जाती है, वो भी इक्वेशन में, और वो भी सब इतनी चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। और फिर वो MA का इम्तिहान तो मैंने किसी तरह दे दिया, लेकिन उसके बाद में बीमार हो गया। ये मेरा ट्यूबरकुलोसिस का तीसरा अटैक था। अच्छा, वो 2 अटैक क्योंकि मेरी पत्नी देख चुकी थी, तो उन्होंने जाके जो है TB हॉस्पिटल में जाके मेरा जो रिकमेंड करा दिया कि ना भैया सेंटोरियम भेजिए, क्योंकि ये ट्यूबरकुलोसिस ऐसा होता है कि एक ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होता है, उस पर कोई ड्रग काम नहीं करती।
और मेरे साथ ऐसा हो सकता था क्योंकि मेरे हर एक ट्रीटमेंट जो है बीच बीच में छूटे हुए थे। तो उन्हें ये हुआ कि ऐसा ना हो कि रेसिडेंट ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो मैं सेंटर में भेज दिया। अब इधर कहानी शुरू हुई, दूसरी कहानी लिखी हुई, इधर आप सेंटोरियम में चले गए। तो इस तरह की शुरुआत थी। तो सर ये आपने ऐसा बताया कि अहमदाबाद में जो घटना वो आपके साथ हुई, उससे आप इतना वो आहत हुए कि आपने वो कहानी लिखी, लेकिन वो अभिव्यक्ति की वो शैली, वो तरीका वो कैसे आया? क्या उसकी पृष्ठभूमि क्या रही? आप पहले से ही साहित्य पढ़ते थे, आपका परिवेश उस तरह का था, इस तरह की क्या इसकी तैयारी कैसे हुई? देखिए, मेरा साहित्यिक परिवेश नहीं रहा। मेरे पिता सिनेमा ऑपरेटर थे। हाँ, तो मेरा साहित्यिक परिवेश नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन बीच में कभी कभी पढ़ लिया करता था, बीच में कुछ चीजें पढ़ लिया करता था। लेकिन आप ऐसा कि जिस तरह के भी कैरेक्टर लेते हैं, भाषा आपके पास वैसे ही आ जाती है। अगर मेरे बड़े सोफिस्टिकेटेड कैरेक्टर होते तो सोफिस्टिकेटेड भाषा आती। अगर वो मजदूर की आदमी है तो मजदूर की भाषा आती है आपके पास। तो भाषा अपने आप आती है। हर कहानी जो है अपनी भाषा खुद ढूंढ लेती है, अपनी भाषा खुद ढूंढ लेती है। तो बिना भाषा की भाषा हो गई, जैसा समझ में आया वैसे लिख दिए, चल गए। लेकिन कहानियों में आपकी जो एक नाटकीयता रहती है ना, तो वो कहाँ से आती है? क्योंकि आपने कहा कि पिता सिनेमा ऑपरेटर थे, तो कुछ वहां से कुछ जुड़ाव बनता है क्या? हो सकता है वहां से आई हो, लेकिन वो नाटकीयता तो निश्चित रूप से मेरी कहानियों में है। और उसका नाम किस्सा गोई जैसे कहती है, किस्सा गोई तो कहानियों में है। और जिस समय मैंने मतलब एक पहली कहानी लिखी, किस्सा गोई की कहानी है, और उसमें कहानी आंदोलन चल रहा था, उसमें किस्से गायब थे, बिल्कुल किस्से गायब थे। लेकिन मैं उसी के साथ मैंने शुरू किया, और आज तक मैंने जब भी लिखा वो किस्सा कोई नहीं छोड़ी। मैंने कहा ठीक है, जब दुनिया कहीं भी चली जाए, मुझे अपनी तरफ से लिखना है, और मुझे किन के लिए लिखना है वो मेरे पास फिक्स बैलेंस से पड़ा हुआ है। तो बताओ आखिर मुझे किस पे लिखना है। मैं कभी गलत चीज लिख ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे जो है कुछ आंखें गाइड करती है भाई, जो आंखें गाइड करती है कि एक तबका ऐसा है, इस देश का बहुत बड़ा तबका है, जिसके पास न न्याय व्यवस्था है, जिसके पास न शिक्षा व्यवस्था है, जिसके पास रोटी, सबसे बड़ा संकट रोटियों का संकट है। आप उन्हें उपेक्षा करके आप उन्हें क्यों नहीं, क्या मतलब आप उनकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? अगर एक संवेदनशील आदमी है तो आप उनकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तो मेरा पूरा जो लाइव केंद्र रहा साहित्य का, वही लोग रहे हैं उपेक्षा, जो लोग उपेक्षित रहे हैं। फिर मैं दफ्तरों में रहा, दफ्तरों में मैंने दफ्तरों की जिंदगी देखी है, तो उन्हीं के साथ मेरा संबंध रहा, उन्हीं की भाषा मैंने सीख ली। और भाषा सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो होते हैं जिन्हें भाषा का व्याकरण नहीं आता। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं कहानियां लिखना शुरू किया तो एक्सप्लॉयटेशन वगैरह पे बड़ी कहानियां लिखा था, एक्सप्लॉयटर, एक्सप्लॉयटेशन, तो शोषक, शोषण, शोषक, इस तरह के जो शब्द आते थे, तो जब मैं लिखने लगता था तो मुझे लग रहा था ये जो है एक राजनयिक शब्दावली आ रही है, ये साहित्य नहीं है। कहानी डिसबैलेंस हो रही है, कहानी एक शब्द से कई बार डिसबैलेंस हो जाती है। कविता तो होती है, पर कहानी बहुत बार डिसबैलेंस हो जाती है एक शब्द से। तो मुझे लगता था कि यार ये कहानी नहीं है, तो ये मैनिफेस्टो लिखा जा रहा है, लेकिन मुझे उसका पैरल शब्द नहीं मिलता था, उसका पैरल शब्द नहीं मिलता था मुझे। एक बार मेरे यहाँ पे व्हाइट वॉश करने वाला है, तो वो बिहारी था, व्हाइट वॉश कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई अगर तो व्हाइट ही वॉश करना था तो बिहार से क्यों आया? भी कोई बड़ा काम करना, व्हाइट वॉशिंग काम तो वहां पे मिल जाता है। तो मेरा साहब आपने बिहार देखा कहाँ है, हमारा गांव देखा कहाँ है, और आपने देखा कहाँ है कि नोचनिए क्या होते हैं? पहली बार लगा शोषक शब्द के लिए नोचनिए। तो ये तमीज मुझे पुताई वाले ने सिखाई, अध्यापक ने नहीं सिखाई।
तो आपको जीवन से मिलता है, कहानी आपको जीवन से मिलती है, भाषा आपको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आदमी कुछ विधाएं चुनता है कि किस विधा में उसे काम करना है, और मैंने कहानी विधा चुनी है। तो मुझे लगा कि ये सर्वकालिक और सर्वदेशिक विधा, क्योंकि आप जिसके पास भी चले जाइए दुनिया में, जिसके पास भी चले जाइए, उसके पास कहानी होगी। किसी के गले में हाथ डालीजिए, वो अपने दुख सुख की, प्यार मोहब्बत की, षड्यंत्रों की, इनकी कहानी सुनाएगा आपको, और इतनी बढ़िया भंगिमा में सुनाएगा, इतनी बढ़िया भाषा में सुनाएगा। तो जिसके पास भी भाषा है उसके पास कहानी। तो ये जो है, मतलब कहते हैं जनवादी माध्यम, कविता आप सीखते हैं, और आदमी के पास कविता नहीं होती, कविता आप सीखते हैं। कहानी गो आप जन्मजात होते हैं। जिसके पास भी भाषा है उसके पास कहानी है। लेकिन कविता में यह है कि वो इंस्टेंट आपको प्रभावित करती है, इंस्टेंट प्रभावित करती है, एकदम कहानी बहुत धीरे धीरे प्रभावित करती है। लेकिन कविता उतनी जल्दी निकल भी जाती है, और कहानी उतनी देर तक आपके अंदर जिंदा भी रहती है। चेकअप की एक कहानी है दुख, सबने सुनी पढ़ी होगी कहानी, और उसमें एक रिक्शा वाला है, उसका बेटा मर गया है, पैसा उसके पास है नहीं, बीमारी में उसका बेटा मर गया है। अगले दिन वो तांगा लेके चल रहा है, बर्फ पड़ रही है, तांगा लेके चल रहा है। एक आदमी से मिलता है कि भाई वो सवारी वहां जानी है। वो फिर अपनी कहानी शुरू करता है, साहब एक ही बेटा था, तो दिन भर जितनी सवारियां ढोता है उतने आदमी को अपनी कहानी सुनाना चाहता है कि मेरा एक बेटा था, वो मर गया, सिंपैथी चाहता है। कोई कहानी सुनने को तैयार नहीं होता। बाद में अस्तबल में अपने घोड़े को बांधता है, घोड़े के गर्दन में अपने हाथ डालता है, उसे अपनी कहानी सुनाता है। अब ये कहानी है आज से 50 साल पहले मैंने को नहीं हुई, लेकिन मुझे हंसी जुलाई होती हुई कहानी। जब भी मैं किसी मरने की खबर सुनता हूँ, एकदम मुझे वो तांगे वाला बैठा हुआ, बर्फ पड़ती हुई, उसका बेटा मरा हुआ, तांगा ले जा रहा है, घोड़े के गले में हाथ डाल रखी है, अपनी कहानी सुना रहा है, याद आती है। तो इतनी लंबी कहानी की यात्रा इतनी लंबी होती है। कविता इंस्टेंट करती है एकदम। अब जुलूस में जाइए, कविता चलेगी, कहानी नहीं चलेगी, लेकिन वो निकल भी उतनी जल्दी जाती है दिमाग से। कहानी बहुत धीरे धीरे असर करती है और बहुत देर तक असर करती है। इसलिए मुझे लगा कि भाई कहानी जो है ये जनवादी माध्यम कहता हूं मैं इसे, जनवादी माध्यम है, ऐसे ही जनवाद है तो ऐसे ही। तो अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि कविता में भी कहानी होती है। तो राम की शक्ति पूजा पढ़ लीजिए, उसमें भी कहानी, उपन्यास में भी कहानियां होती हैं, नाटक में भी कहानी होती है, सिनेमा में भी कहानी होती है। तो कहानी जो है बेसिक मुद्दा जो हर जगह रहता है। तो मुझे लगा कि मतलब, और मेरे संस्कार भी इतने बड़े नहीं थे कि मैं कविता जब आप शुरुआती दौर में आपने ये सब चीजें शुरू की, तो कौन कौन से लोग थे जिनसे आप प्रेरित हुए? देखिए, मैं अगर मोटे तौर पे आप कहिए जी, मुझे दो आदमी ने ज्यादा प्रभावित किया। हिंदी में प्रेमचंद और रूसी में चेखव, जिसकी मैंने कहानी सुनाई, इन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। और उस जमाने में जब से मैंने लिखना शुरू किया और कहानियां जो आती थी, मेरी समझ में नहीं आती थी कहानी क्या है। सबसे पहले साहित्य की सबसे पहली ताकत ये होनी चाहिए कि एक तो उसे पढ़ सके आदमी और उसे एंजॉय कर सके। जिस तरह का भी एंजॉयमेंट तो तरीके होते हैं ना सबसे पहले, कि जो किसका नाम आपका जो कैथारसिस है, कैथारसिस में तो आदमी रोता है, लेकिन रोने के बाद सुखी, रोने के बाद वो बड़ा हल्का हो जाता है। इसी तरह से कहानी में रुला सकती है वो भी आपको,
लेकिन मुझे वो लगता है कि वो कहानी की कमजोरी है। मैं इसे साहित्य की कमजोरी मानता हूँ कि अगर उसने रुला के आपके जितना भी संघर्ष होंगे, जो आपका जो जितना भी परेशानियां थी वो निकाल दी, तो साहित्य नहीं। अगर वो आपको परेशान करती तो आपका साहित्य। तो उससे मुझे बाद में लगा कि केवल करुणा जो है वो आपको कहीं ले जाती नहीं। ठीक है, करुणा की कहानी, करुणा का साहित्य बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन करुणा ले जाती नहीं, ले जाएगा आपको संघर्ष। तो उसके साथ ये साहित्य में जो है ये जरूर जुड़ा जाना चाहिए कि भाई आप, और मनुष्य तो हारता नहीं है ना कभी, कैसी भी स्थिति हो मनुष्य कभी हारता नहीं, वो हर समय जिंदा रहता है। इतनी विकट स्थिति में जिंदा रहता है। आप देखिए इतनी विकट स्थितियां हैं, उसमें आदमी जिंदा है, हंस रहा है, बोल रहा है, खा रहा है। तो वो जिजीविषा कहाँ है? वो जिजीविषा साहित्य की जो है प्रेरणा है, और मुझे लगा वो रेखांकित की जानी चाहिए। हर आदमी है, वो उसकी सीमा होती है, हर आदमी की सीमाएं हैं, संभावनाएं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मनुष्य की जो सबसे बड़ी चीज है, करुणा के साथ उसकी जिजीविषा है, उसके जीने की शक्ति है, उसकी ताकत, और यही कहानी की ताकत, मुझे ऐसा लगता है। सर, आपने समांतर कहानी आंदोलन का जिक्र किया, कमलेश्वर जी का जिक्र किया। कमलेश्वर के आप बहुत निकट रहे, वो आपको पत्रिका का उपसंपादक भी बनाना चाहते थे, तो परिस्थितिवश आप नहीं कर पाए। तो कमलेश्वर के विषय में बहुत सी बातें चलती हैं, कुछ लोग उनको, जितने उनके प्रशंसक हैं उतने ही निंदक भी हैं। तो आपने कमलेश्वर जी को कैसे देखा? साथ ही ये भी बताएं कि जो समानांतर कहानी के और जो लेखक थे, इब्राहिम शरीफ और मधुकर सिंह, सेवाराम यात्री, जितेंद्र भाटिया, उन सबसे भी आपका मित्रता रही होगी। तो सबसे पहले अगर मेरा परिचय हुआ है तो पहले तो मैं इन लोगों से मेरा कैसे परिचय हुआ मैं बताता हूँ जी। जब मैं सेंचुरियन से निकल के आया तो कमलेश्वर जी का एक पत्र उसमें आया था कि भाई हम कालीकट में समांतर मिलन कर रहे हैं, 6-7 आदमी उसमें बुलाए जा रहे हैं, और मेरी इच्छा है कि अगर तुम्हारी सेहत अलाउ करे तो तुम आओ। तो मैं तो लेखक मिला ही था किसी से, देहरादून के लेखकों से ही मिला था वो। तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल आऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, वो इब्राहिम शरीफ उसे जो है अरेंज कर रहा है, और इब्राहिम शरीफ का हमारे पास पत्र आएगा अगला। तो इब्राहिम शरीफ का पत्र आ गया अगला। मैं मद्रास चला गया। मद्रास से मेरे लिए नया नहीं था उस समय। मद्रास तो आप तो चेन्नई हो गया ना, उस समय मद्रास मेरे लिए नया नहीं था। लेकिन मैं सोच रहा था कि मद्रास में जो है कोई बैनर लगे हुए होंगे, तो वहां तो कुछ भी नहीं था। देखा मैंने, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो मैं क्लॉक रूम में गया, क्लॉक रूम वो रेस्ट हाउस में, उसमें गया, किसको क्या कहते हैं उसे, जहाँ रुकते हैं यहाँ पे, और तैयार व्यार हुआ वहां पे, और क्लॉक रूम में मैंने सामान रखा, और इब्राहिम शरीफ का घर का पता मेरे पास था, बेलापुर, और मद्रास मेरा देखा हुआ था, मतलब मेरे लिए नया नहीं। तो मैं इसको नाम किससे पूछा, मैंने कहा मेलापुर जाना है, किसी ने बता दिया कि ये बस से आ रही है। उसके ऊपर चला गया, मेलापुर चला गया। अब मेलापुर में जाकर मैं इब्राहिम शरीफ का नाम पूछूं तो इब्राहिम शरीफ तो लेखक कौन जानता है, और भाषा की समस्या। अगर मैं अंग्रेजी बोलूं तो वो अंग्रेजी ना समझ में आया, मैं हिंदी बोलूं तो हिंदी ना समझ में आया। तो मैं बड़ा परेशान, कभी इधर घूमू, कभी इधर घूमू, कभी दुकान वालों को घूमू, कभी इधर। इतने एक आदमी ने कहा दैट मुस्लिम। मैंने हाँ कहा, लेकिन मुझे एक बड़ा धक्का लगा कि देश में पहचान आदमी की जो है वो हिंदू और मुस्लिम पहचान है इस देश में। तो उसने कहा ठीक है, आप इस गली में जो है जाइए, आखिरी मकान उनका है। चला गया। तो
घंटी वंटी मैंने बजाई, तो ऊपर से आवाज किया, क्या सुभाष पंत है? हाँ, मैंने कहा कि नहीं हूँ। कहने का भाई देखो, मैं इब्राहिम जी का भांजा हूँ और मेरी जिम्मेदारी आपको लाने की थी स्टेशन से, लेकिन मैं तो आपको पहचानता ही नहीं था। ये मतलब कर वो अनाउंस करा सकता था, कुछ भी करा सकता, लेकिन मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा मैं आपको अभी इंतजाम करता हूँ। उसने एक रिक्शे वाले को बुलाया और उससे कुछ कहा, आपने तमिल उमिल में कुछ भी कहा होगा। अब मैं मद्रास की सड़कों पे काफी दूर रिक्शे वाले के साथ जा रहा हूँ, ना मेरे पास सामान है ना कुछ है, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। खैर वो एक जगह ले गया, एक गेट पे एक बड़ा सुदर्शन सा आदमी खड़ा हुआ था। उसने फिर कुछ बात की उससे, वो इब्राहिम शरीफ था। इब्राहिम शरीफ ने कहा अरे अरे सुभाष आओ आओ, गले में लगो। तो पहला आदमी जिसके मैं गले में लगा वो इब्राहिम शरीफ था। ये मेरा सौभाग्य। और ये हिंदी का दुर्भाग्य है कि इब्राहिम शरीफ बहुत जल्दी चला गया। और तो बहुत बड़ा लेखक, बहुत बड़ा लेखक। तो फिर मैंने जेब में हाथ डाला पैसे वैसे देने के लिए उसे रिक्शे वाले को। उसने कहा देखो सुभाष, हम तुम्हें लेने नहीं आए ना, लेकिन गाली मत दो, गाली मत दो। तो क्या उन्होंने पेमेंट बुक किया। बाहर जो है 5-7 आदमी जो है घूम रहे थे। उसमें एक कामतानाथ, एक किसका नाम शेरा यात्री, हिमांशु जोशी, मधुकर सिंह, ये लोग वहां पे थे। ये पहले लोग थे जिनसे मैं मिला। कामतानाथ कहने के भाई तुम्हारा सामान कहाँ है सुभाष? मैंने कहा जो तो क्लॉक रूम में है। असली में अगले वहां से मद्रास से कालीकट जाना था, वो अगले वहां पे ग्रुप इकट्ठा होकर जाना था, बस ये था कि मद्रास में रुकेंगे और वहां से इकट्ठे साथ चलेंगे। तो मैंने कहा तुम समझदार आदमी हो, और इब्राहिम शरीफ को जो है अपना वो दे दो, उसका नाम सामान निकालने का पर्ची, ये सब निकाल देगा। और ऊपर हमारे बिस्तरे खुले पड़े हुए हैं, भैया जिसकी जो मर्जी है इस्तेमाल करो, हर चीज समांतर में इस्तेमाल होती। फिर वो कहने लगे कि भाई वो और कमलेश्वर जी तुम्हारे बारे में कई बार पूछ चुके हैं, अभी मिलना चाहोगे या कुछ देर में मिलोगे, तैयार होकर मिलोगे? तो हम तो कहने लगे तैयार तो है भैया, अभी मिलवा दो। हमारे तो समझ नहीं आ रहा कि वहां करेंगे ना। दरवाजा खटखटाया, वो कमलेश्वर अंदर थे। कहने लगे सुबह भाई साहब कमलेश्वर जी मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आए। तो क्या लेके आए? वे सुभाष को लेके आए। उसने हाँ वाकई तो गिफ्ट लेके आए। अच्छा, तब तक मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि पैर छूने होते हैं कि क्या करना होता है, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने लेकर से मिला ही नहीं किसी से। अब यहाँ देहरादून में जो लेखक थे उनमें तो मैं बड़ा लेखक हो गया था ना, लेकिन उसमें कमलेश्वर ने तो जितने गाँव में लिखी। अब पूछने के सेहत के बारे में पूछा, तबियत के बारे में पूछा, आने जाने के बारे में पूछा। फिर आवाज दी हेमा, तो मैं चौंका, मेरी पत्नी का नाम भी हेमा है। तो वो कैसे नाम, दक्षिण भारत की कोई खेल फिल्म से संबंधित कोई हस्ती, तो एक महिला आई वहां से मिलकर। कहने का देखिए उस समय तक मेरी 2 कहानियां प्रकाशित हैं, दोनों समांतर के मतलब एक समांतर कहानी विशेषांक में और एक उसमें दोनों विशेषांक में थे। कहने का देखो ये हमारे मित्र हैं और देहरादून से आए हैं और बहुत बड़े लेखक, 2 कहानी बहुत बड़े लेखक है। कैसे वो महिला ने बातचीत हुई, फिर वो कहने लगे कि इनके लिए चाय भिजो। कहने लगा देखो सुभाष एक चीज याद रखना, मैं तुम्हारे साथ चाय नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैंने अभी पी। बारिश करते हुए तैयारी हो रही। तो मैंने कहा फिर उसके बाद वो चाय आ गई, तो मद्रास के तरीके से चाय आई, आधी सौसर में, आधी प्याले में, आधी प्लेट में रहती है, वो आधी प्याले में रहती है। ये वो तरीका है वहां का। कॉफी वॉफी भी ऐसे ही आती है वहां पे। तो जब मैं पीने लगा तो एकदम कंप्यूटर लगे था तो
ये प्याले से टपक के तुम्हारी पैंट खराब हो जाएगी, लो तुम्हें प्लेट में धो देता हूँ। प्लेट में टुक, उन्होंने प्याला बोल उठाया, सैंक में गए, वाया वापस किया, हाथ में दीजिए, और मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तो ये पहली मुलाकात, तो इन लोगों से मेरी पहली मुलाकात। ये पत्र व्यवहार होता रहा, काफी इनकी चीजें पढ़ता रहा, और जिसमें दो आदमी निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण थे। उसमें एक आशीष सिन्हा भी थे, उनकी डेथ हो गई, और करीब करीब सब लोग जा चुके हैं। उनमें से मधुकृष्ण चला गया, हिमांशु जोशी चले गए, शेरा यात्री। तो ये पहला ग्रुप था जिनसे मेरी मुलाकात हुई। सर, आपकी रचनाओं पे आए उससे पहले एक प्रश्न और है कि आपने बताया कि पहली कहानी का ही इतना स्वागत हो गया तो आपको भी प्रोत्साहन मिला होगा और अन्य कहानियां भी आपने लिखी, लेकिन कहानी लिखना एक बात है और उपन्यास, उस पर भी एक बड़ा उपन्यास लिखना ये बिल्कुल दूसरी बात है। तो उपन्यास लिखने की योजना फिर कैसे बनेगा? देखिए उपन्यास जो है, उपन्यास कहानियों का समूह होता है। बहुत सी कहानियां होती हैं लेकिन वो जुड़ी रहती है, बस आपको जो है लिंक करना होता है। तो जो मैंने पहला उपन्यास और दूसरा उपन्यास, फिर मेरा एक उपन्यास और भी है अभी है, वो किसका नाम प्रकाशन के लिए नहीं भेजा, लेकिन उसमें मैंने कहानी की तरह सोचा है कि एक हिस्सा कहानी की तरह सोच लिया, उसका अगला हिस्सा नहीं आया, बैठ गए, उसका अगला हिस्सा कहानी की तरह सोच लिया, इसे जोड़ लिया उपन्यास में। तो उपन्यास जो है बहुत सी कहानियों का समूह होता है, लेकिन वो आपस में लिंक होती है, और ये आपकी खूबी है कि आप उसे कैसे लिंक करते हैं। तो ये पहाड़चोर उपन्यास जो मैंने लिखा है, तो मेरे पास तो कुछ भी ना, कोई बैक, मेरे पास कोई फीडबैक नहीं था, क्योंकि जहाँ पे ये किसका खदान हुआ था उसका बहुत पहले बर्बाद हो चुका था, और यहाँ की खदानें जो हैं वो बंद हो चुकी थी इंदिरा गांधी के कहने से, फिर कोर्ट के आदेश से। इंदिरा गांधी को मसूरी बहुत पसंद था, तो जो यहाँ से वो रास्ते में जाती थी और खदानों से जो नुकसान देखती थी, तो उसका बंद करो। तो फिर ये हाई कोर्ट में ये किसी ने जो डाली है, वो ये खदानें बंद हो चुकी। और जिसमें मैंने ये उपन्यास लिखना शुरू किया, मेरे पास एक रिपोर्ट आई कहीं से, और रिपोर्ट ये थी कि यहाँ पे जब खदानें शुरू हुई तो झंडू खाल नाम का एक गाँव था, मर गया। ये मेरा पूरा टोटल फीडबैक था। अब वो आदमी नहीं थे मेरे पास, झंडू खाल के आदमी तो पता नहीं कहाँ चले गए थे, झंडू खाल नहीं था, वो मर चुका था। और जो मेरे उस समय तो सीपीआई होती थी, सीपीएम तो होता नहीं था उस जमाने में, और जो मेरे सीपीआई वगैरह के दोस्त थे वो खदानों के में मजदूरों के पक्ष, खदानें चलाने के पक्षधर थे कि खदानें चलेंगी तो मजदूरों को काम मिलेगा। मैं उसे एक मानवीय दृष्टि से देख रहा था कि खदान है, इसमें मनुष्य जा रहा है, ये सामने ये संकट था। तो फिर सारी चीज मैंने घर में बैठ के सोची कि भाई पहले आया कि जब किसका नाम पहले जो है मतलब केमिस्ट आए होंगे, वो आए होंगे, उन्होंने देखा होगा भी यहाँ पे चूना पत्थर है या नहीं है, उसका एनालिसिस किया होगा। जब देखा कि भाई यहाँ पे चूना पत्थर हो गया, ठीक है, तो फिर ये हुआ कि उस जगह को हड़पने की कोशिशें हुई होंगी, लेकिन उस हड़पने में जो है कि वहाँ एक गाँव भी, तो गाँव नक्शे से गायब किया गया होगा। सरकार में तो यही चलता है ना, गाँव के गाँव गायब हो जाते हैं, नक्शे से गायब किया गया होगा। इतना सोच लिया पहले, फिर सोचा कि भाई जब वहाँ पे सड़क भी बनी होगी, सड़क बनने के साथ क्या संघर्ष हुआ होगा, कुछ लोग साथ रहे होंगे, कुछ लोग इस तरह से सोचता चला गया, बनता चला गया। और काफी लोगों को पसंद भी आ गई, बल्कि विद्यासागर नौटियाल जी को तो ये उपन्यास इतना पसंद था, जिस समय उपन्यास छप के आया उसमें विद्यासागर नौटियाल जी का उपन्यास उत्तर बाया है, वो छप के आ गया था और सर्कुलेशन में। उसके बाद ये आ गया, ये आया नहीं, ये जो है जो इसका नाम, इसकी पांडुलिपि तैयार हो गई थी, और मैंने विद्यासागर नौटियाल जी से कहा, मैंने कहा भाई साहब ऐसा है
उन्होंने इसके कुछ अंश सुने हुए थे और मुझे हर बार पुक करते थे, लिखो लिखो लिखो। तो फिर मैंने उन्हें फोन किया। अच्छा, ये कंप्यूटर पे था, अलग अलग बैकअप में था, किसी ने मुझे बता दिया था। मैंने कंप्यूटर रिटायरमेंट के बाद सीखा, लेकिन मुझे किसी ने बता दिया कि अलग अलग बैकअप में करना पड़ेगा, कोई बैकअप उड़ जाएगा तो आपके पास बचा रहेगा। तो अलग अलग बैकअप में था। वो बैकअप मैंने इकट्ठे किए और जब वो उपन्यास हुआ उसका प्रिंट करवाया तो विद्यासागर नौटियाल जी को मैंने, उस समय मेरे एक बार हिम्मत नहीं हुई कि मैं उपन्यास को पढ़ूं। एक तो बहुत लंबे टाइम पे लिखा हुआ था और विद्यासागर नौटियाल जी को हमने कहा भाई साहब उपन्यास तैयार हो गया है लेकिन मुझे पढ़ने की हिम्मत नहीं आ रही, तो इनके अलावा हिम्मत मैं कर लेता हूँ। वो बड़े आदमी तो बड़े ही आदमी थे, हिम्मत मैं कर लेता हूँ। और उस दिन हमें गोष्ठी में आना था, मैं वो अपने बैग में लटका के चला गया विद्यासागर नौटियाल जी पहले से आए हुए थे, वो हर जगह पहले पहुंचते। तुमने मुझे देखा और मेरे कंधे से थैला उतार लिया, कहने का तुमने इसका बोझ ढो लिया, अब मुझे ढोने दो। उसके बाद उन्होंने उपन्यास पढ़ा तो उसमें उनके उत्तर बाया के ऊपर लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत अच्छे उपन्यास है। तो पढ़ने के बाद वो पहला कमेंट होता है, उसने कहा जो पहाड़ के पढ़ोगे उत्तर बाया को भूल जाओगे, ये बड़े आदमी, ये बड़े आदमी। और उन्होंने मुझे ये सवाल के रिव्यू भी करना चाहिए। उसके बाद फिर ये कमलेश्वर जी को मालूम हुआ, इस बात को उपन्यास तैयार हो गया, कमलेश्वर जी का फोन आया और चिट्ठी आई, फोन तो होता ही नहीं उस जमाने में, चिट्ठी आई वो मुझे भेजो भाई, हमने भेज दी। उनका बहुत अच्छा कमेंट आ गया उसके ऊपर, लेकिन तब तक मैं उसकी फ्लॉपी जो है वाणी प्रकाश में बेच चुका। तो मैं उन्हें लिख दिया, मैंने कहा मैंने जो है वाणी प्रकाश में भेजा है, उन्हें उपन्यास बहुत पसंद आ गया, कमेंट भी है उनका। तो कहना भाई वाणी वाले क्या कर रहे हैं तुम्हारे उपन्यास? मैंने कहा जब उन्होंने कुछ जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि आपकी फ्लॉपी खुल नहीं रही, तो मैंने उन्हें दूसरी फ्लॉपी भेज दी। जी वो तो कुछ हमारे पास है कि वो छाप रहे हैं उसे, और तुम्हें क्यों नहीं बताया उन्होंने? उन्होंने कुछ कहा नहीं, उसने कहा दिस इज इंसल्ट, राइट। ठीक है, उसके बाद मेरी वो 10 प्रतिनिधि कहानियां ठीक है, का जो उसका नाम लोकार्पण कर रहे थे, वो कमलेश्वर जी कर रहे थे टाइम। अब इसमें इसका नाम किताब भर से आए थे, तो किताब भर जो लोकार्पण 8-10 किताबें आएंगी, 10 कहानी आई थी। उनका 10वां साल था उनके पिता के मृत्यु का, प्रकाशक की। तो वो 10,000 रुपये का एक इनाम भी देते, तो उन्होंने 10,000 रुपये का इनाम 10 लोगों में बांटा और हर आदमी को 9 सबका पूरा संग्रह देकर पूरा बंडल बना। तो कमरे पीने का भी उसका क्या हुआ तुम्हारे उपन्यास का? वो तो उनका तो कोई जवाब ही नहीं आया। तो उसको हम जाओ और उपन्यास वापस लो, ये लेखक का सम्मान नहीं। मुझे तो कह रहे हम छाप रहे हैं, आपको बता नहीं रहे। मैं कह रहा मैं छाप लिया उसको, कहने का राजपाल वालों को भेज, तो राजपाल वालों को भेज दीजिए। राजपाल वालों को पसंद आ गया कि वो ठीक एकदम नया था ना, न्यूज 3 पे लिखा नहीं गया था। अब वो अच्छा उपन्यास रहा, बुरा को उपन्यास रहा, इस बात नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो एक नया थीम था। नौटियाल जी ने कुछ सुझाव नहीं दिए तो आपसे वरिष्ठ थे, तो मैं उसकी भाषा को लेकर बहुत परेशान संकट में था। जब मैंने उपन्यास लिखा तो मैं उसकी भाषा को लेकर बहुत संकट में था, क्योंकि ये मोचू की भाषा, उसमें बहुत संकट में था। और पहाड़ के ऊपर मैं लिख रहा था, तो पहाड़ के आदमी इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैंने जो है वो इसीलिए मैंने उन्हें विद्यासागर नौटियाल जी को दिया था।
उन्हें तो उसकी कहानी बहुत क्रिएटिव लगी, उन्हें उसकी भाषा बहुत ही क्रिएटिव लगी, और बाद में उसकी भाषा लोगों को बहुत क्रिएटिव लगी। सर, आपने विभिन्न विषयों पे कहानियां लिखी हैं, लेकिन जो बाजार की दखलंदाजी और उपभोक्तावाद की जो समस्या है वो आपके चिंतन के केंद्र में है। आप बार बार उस पर लौटते हैं और कई कहानियां आपने उस पर लिखी। हाँ, देखिए, वो है कि लेखक को अपना समय भी पकड़ना चाहिए ना। इस समय बाजार का समय है, हम जो है पूरी तरह से पश्चिम के गिरफ्त में। हमारी केमिस्ट्री वो तैयार कर रहा है, फिजिक्स वो तैयार कर रहा है, कोई सा भी शास्त्र है वो तैयार कर रहा है, हम उसे केवल पढ़ रहे हैं। दर्शन शास्त्र हमारा वो तैयार कर रहा है, पोशाकें वो हमारी तैयार कर रहा है, बर्थडे हमारा वो मनवा रहा है, केक कटवा रहा है, ठीक है ना, चम्मच से हमें वो खाना वो सिखा रहा है। तो बाजार बहुत बुरी तरह से हावी है आपके ऊपर। पुरस्कार भी उनके ही, तो ग्रैमी को पुरस्कार हो गया, या किसका नाम नोबेल प्राइज हो गया, या किसका नाम वो क्या जो भी हो, सारे उनके, तो हर चीज वहां से तय हो रही है। और उसे तय कराने का रास्ता क्या है? बाजार है। पहले तो ऐसा था कि उपनिवेश बनाए जाते, लड़ाई होती, उपनिवेश बनाए जाते, अपनी संस्कृति फैलाई जाती। अब वो तरीका खत्म हो गया, अब तो सेना की जरूरत ही नहीं है, अब तो बाजार उनकी सेना है। तो वो बाजार के मार्फत जो है वो पूरा का पूरा संदेश जा रहा। अब बाजार तय कर रहा है कि आप सभ्य हैं या असभ्य हैं, आपको कौन सी पैंट पहननी है, आपको जीन्स पहननी है, आपको ये पहनना है, आपको कौन सा टूथपेस्ट करना है, आपको कौन सी बनियान पहननी है, कोई भी चीज, हर चीज जो है वो बाजार जो है डोमिनेट कर रहा है। उस बाजार में जो किसका नाम निचला तबका है, उसकी कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है उसकी। बाजार के लिए आदमी केवल उपभोक्ता है, उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और वह ऐसे ऐसे खेल खेलता है बाजार कि देखिए, छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि पहले किसका नाम जो डायबिटिक होती है, तो सुबह की जो ब्लड रिपोर्ट होती है उसे क्या होता है, उनके नाम भी याद नहीं आ रहा, वो अगर 140 होती है तो कहता था कि जो है आप डायबिटिक नहीं, आप डायबिटिक नहीं। 140 से उन्होंने 130 कर दी, लाखों लोग आ गए उसमें, लाखों लोग बीमार हो गए, लाखों अरबों रुपए की दवाइयां बिकनी शुरू हो गई। ये खेल आप कुछ नहीं कर रहे हैं ना, आप स्वस्थ आदमी हैं, एक तो आप उसमें बीमार बना दिए। अच्छा, डायबिटिक की जो जीवन शैली होती है ना, वो बहुत ही खराब होती है। बेचारा खाने में भी परेशान, इसमें भी परेशान, इसमें भी क्या, फिर 120 कर दिया, अब 100 कर दिया। तो 140 से 100 के बीच में अरबों लोग आ गए, अरबों लोग बीमार हो गए, खरबों रुपए की दवाई पी गई। तो बाजार तो ऐसे खेल खेलता है। अब ये एड्स की बीमारी है साहब, ये भी विदेशी है, मैंने तो किसी एड्स वाले को देखा नहीं, लेकिन एक अरबों खरबों का उसमें जो है खेल हो रहा है। तो आप कुछ कर नहीं सकते ना, जो कुछ भी आपको जो है व्यस्त तय कर रहा है, जो कुछ भी तय कर रहा है आप उसे मान लो। आपके पास समय नहीं, आपके पास समय नहीं है, आपके पास सोचने की समय नहीं, केवल आप जो है उनकी चीजें पढ़ के नकल करेंगे। वो कंप्यूटर बनाएगा, आप उसके लिए प्रोग्राम बना लेंगे, कंप्यूटर नहीं बनाएगा। कंप्यूटर हर घर में घुस जाएगा। उन्हें जो है किसका नाम पढ़े लिखे आदमी की जरूरत है, वो आप उनके लिए प्रोग्रामिंग करते रहेंगे, वो आपको पैसा देता रहेगा। हर चीज वो तय कर रहा है, आपकी खाना पीना पहनना सब कुछ तय कर रहा है। बाजार उसका एक मार्फत है, इसके माध्यम से वो बाजार कर रहा है। तो मुझे लगा कि सबसे बड़ा संकट जो है वो बाजार पैदा कर रहा है आपके लिए। देखिए, पहले भी आपके पास बाजार था, वो बाजार आपका दोस्त था, वो आपकी जरूरतें पूरी कर रहा था। और उसमें उन लोगों के लिए भी जगह थी जो लोग मजदूर हैं,
मोची है, दर्जी है, सब लोगों के लिए जगह थी उसमें। अब ऐसा बाजार के किसी के लिए जगह नहीं, सिवाय पूंजीपति के किसी के लिए जगह नहीं है। और उसके अलावा अब पूरे के पूरी राजनीति को कारपोरेट गवर्न कर रहा। हम अपने को डेमोक्रेसी कहते हैं। मेरी कहानी छगन भाई का आती है जी। वो कुमार यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी जाती है। छगन भाई का भी आती है कि भाई वो अपना कैंडिडेट जिता लेंगे, जिता लीजिए अपना कैंडिडेट। वो तो कहानी याद है आपको? जी जी। आपने अपना कैंडिडेट जिता लिया, लेकिन जिसमें उसका जुलूस निकल को बैठ के हाथी में जा रहा है वो तो छगन भाई का हाथी है। तो ये छगन भाई का हाथी है ना पूरा का पूरा। तो मुझे लगता है कि इस समय आपका सबसे बड़ा शत्रु जो है वो बाजार है। यानी कि उसने जो है हाथ में काम करने वाले को सब मतलब वो इसमें शायद कहानी है वो किसका नाम, कमीज। जी जी। ठीक है ना, उसने बिल्कुल निष्कर्म कर दिया, खत्म कर दिया बिल्कुल। बाजार में ज्ञान की क्या हैसियत बची? बाजार का ज्ञान वही है जो किसका नाम बाजार का ज्ञान है। आपकी भाषा से खेल रहा है, वो आपकी भाषा से खेल रहा है, आपकी संस्कृति से खेल रहा है, आपके इतिहास से खेल रहा है। ठीक है ना, हर चीज से खेल रहा है वो जैसी भाषा आपको सिखाएगा। वो तो जब थोड़ा सा हमारा पास सौभाग्य है कि उसे बेचने के लिए हिंदी चाहिए जी। तो हिंदी कर रहा है, अदरवाइज तो खत्म कर देता है। और दूसरी चीज जो है उसके हाथ इतने लंबे हैं कि एक रिमोट विलेज है, गांव है, वहां पानी नहीं पहुंचा रहे, वो कोका कोला की बोतल पहुंचा देता है। वो कोका कोला की बोतल भाई इतना सर्वव्यापी। तो सबसे बड़ा संकट बाजार का संकट सबसे बड़ा है। और जिस तरह की इस समय हमारे पास सरकारें आई, कारपोरेट की सरकारें हैं, अब वो हमें मिथकों में धकेल रही हैं। ठीक है ना, मतलब वो एक तर्कहीन आदमी पैदा करना चाहती है, उसके बाद तर्क ना। अब वो आपके लिए जो है आपको मिथकों में कैसा वो ब्राह्मण को आप उसके मुंह से निकला है, अपने मुंह से निकलता तो हमने कुछ देखा नहीं, लेकिन वो तर्कहीन है, बिना तर्क वो तर्क करेगा नहीं ना उसके लिए। और वो कहता है कि जो है हनुमान जी ने सूरज निकल लिया, क्योंकि जब उन्होंने देखा इतना सा सूरज उन्हें दिखाई दिया तो लाइट की स्पीड जो है 1,86,000 मील पर सेकंड होती है और 7.5 मिनट में हमारे पास लाइट आती है। तो कितनी दूर हो गई? हनुमान जी वहां पहुंचे, उसे निकल लिया उन्होंने, और वो 2,700 गुना बड़ा पृथ्वी से, मानने को तैयार नहीं है, मिथकों में जी रहे। अब उन्हें ये मालूम है कि ये पूरी की पूरी जनरेशन मिथकों में जीती है। तो एक मिथक आप बाजार भी एक मिथक खड़ा कर रहा है, जो इस मिथक के बारे में कुछ सोचता ही नहीं। बाजार ये मिथक तैयार कर रहा है। तो अब ये जो है ग्लोबल वर्ल्ड हो गया, ग्लोबल विलेज हो गया। ये कैलिफोर्निया और कालाहंड के बराबर हो गए अगर ये ग्लोबल विलेज हो गया। कहते ये ग्लोबल विलेज हो गया। तो एक मिथक वो तैयार कर रहा है, एक मिथक ये तैयार कर रहे हैं। इसके बीच में आदमी कहाँ है? हमारे रैशनल आदमी खत्म हो गया, केवल तर्कहीन आदमी है, केवल तर्कहीन आदमी है। कुछ कोई तर्क नहीं करने की बात है। कौन सरकार? अच्छा, एक उन्होंने जो है किसका नाम, राजनीति से अलग आदमी को अलग कर दिया। कहते राजनीति बड़ी घटिया खेल है कि मतलब घटिया आदमी के लिए आप राजनीति में आइए, तो ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है हो रहा है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। मेरा जो हमारी जो एसोसिएशन है रिटायर्ड साइंटिस्ट, उसमें सारे जो एग्जीक्यूटिव बॉडी में है या सब में है, वो सब है जिन्होंने कई डॉक्टरेट कराई, कई डॉक्टरेट कराई, और सब पढ़े लिखे लोग हैं। MSc PhD खुद है जब वो डॉक्टरेट कराई हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। उनके कमेंट आते हैं कि सेकुलर वो है जो हिजड़ा है। पढ़े लिखे लोगों को आपको दिमाग इतना उन्होंने जो है अच्छा कर दिया, कंडीशन कर लिया है। तो मैंने वो कमेंट लिख दिया, मैंने कहा कि देशद्रोही तो तुम हो, क्योंकि मेरा संविधान तो ये कहता कि सेकुलर है, जो सेकुलर नहीं है वो देशद्रोही है, देशद्रोही तो तुम हो। नहीं तो गलत नैरेटिव का है, पंजी है तो गलत नैरेटिव। एक दिन जो है उन्होंने 4-5 लकड़ियां से रखी हुई है,
मैं तो आश्चर्य की बात बताऊं पढ़े लिखे लोगों की, क्योंकि जो मूर्ख आदमी, जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, वो प्रचार में इतना नहीं आता जितना पढ़ा लिखा आदमी आता। तो वो 4-5 लकड़ी रखी हुई, कहता जी मंत्रों से जो है इसमें आग लग जाती है। तो मैंने लिख दिया, मैंने कहा ये तो एक माचिस की तिल्ली के बराबर हुई, मैं तो माचिस की तिल्ली से आग लगा देता हूँ, मेरा आग हो गया मुझसे। लेकिन मैंने फिर जो है अल्टीमेटली उनसे ये करवा दिया कि आप कोई कमेंट नहीं डालेंगे इसके ऊपर, सिवाय हमारे नौकरी से, मैं तो पेंशन में से संबंधित। तो ये पढ़े लिखे लोगों का, जो अनपढ़, यानी दुनिया का जो सबसे बड़ा नशा है वो अंधभक्ति, अंधविश्वास और अंधधर्म है। क्योंकि मानने को तैयार नहीं होता ना आदमी, ये धर्म के सामने कोई चीज मानने के लिए तैयार नहीं होता। बाजार में क्या हमारी हिंसात्मक जो प्रवृत्तियां उनको बढ़ाया है या कुछ कम किया? देखिए बाजार जो है इसके विरुद्ध में जो होगा, तो एक पूरी लड़ाई जो है, आप पूरा बाजार जो है पूरी दुनिया में लड़ाई कौन करा रहा है? क्योंकि उनके हथियार बिकेंगे। अगर आपकी अहिंसात्मक प्रवृत्तियां नहीं होंगी तो उनके हथियार नहीं बिकेंगे। तो उन्हें हर समय कहीं ना कहीं लड़ाई चाहिए। अब वो कसम चाहे रूस और उसकी लड़ाई हो, चाहे उसकी लड़ाई हो, उसकी लड़ाई हो, चाहे इसराइल की उसकी लड़ाई हो, हर समय लड़ाई चाहिए। क्योंकि वो इतनी बड़ी लॉबी है, इतनी बड़ी लॉबी है कि सरकार उसके बिना चल नहीं सकती वहां पर। तो उन्होंने कहा भी हमारा असला बिकना चाहिए, तो कहीं ना कहीं लड़ाई होनी चाहिए। हर जगह लड़ाई होगी तो हिंसात्मक तो ये हो गया बाजार, इतना बड़ा हिंसात्मक हो गया, छोटे हिंसा की बात तो छोड़ दीजिए। आपकी 2 कहानियां हैं जिसमें इनका हम उल्लेख करना चाहते हैं। एक है अन्ना भाई का सलाम और तिप्पन सिंह का मकान। हाँ, इन 2 कहानियों में भी छिपी हुई हिंसा है जो एक डर बैठाती है कि अन्ना भाई ने ये कहलवाया है कि मकान छोड़ दो, इतने बेच दो। ये प्रवृत्तियां तो हर जगह देखने को मिलती है। हाँ, हर जगह देखने को मिलती है निश्चित रूप से। हम देखते हैं कि मतलब हम लोग देहरादून पहुंच रहे तो देख रहे थे कि बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही हैं, पहाड़ों को काटा जा रहा है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं उसका ही एक रूप है। सबसे बड़ा अहिंसा का सबसे बड़ा रूप प्रकृति के साथ, जी, हिंसा करो, अहिंसा का सॉरी सबसे बड़ा जो रोल है वो प्रकृति के साथ। जी, आप उस प्रकृति के साथ जिस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बाजार जो है ना वो सोचता नहीं है ना। बाजार बिल्कुल देखिए यूज एंड थ्रो की। अब जो है हमारे टाइम पे होता कि हमारा जूता फट जाता था तो मोची को ढूंढ के दूसरे सिलवाते। अब है यूज एंड थ्रो। ठीक ही एक दिन सारे आप जितने भी आपके जो किसको नाम रॉ मटेरियल है, जितना कच्चा माल है खत्म कर लेंगे आप, अगली पीढ़ी के लिए तो सोच नहीं रहे, और दुनिया को कूड़े का ढेर बना देंगे आप। अगर आप फेंकेंगे जो थ्रो करेंगे तो दुनिया को इसका ढेर बना देंगे आप। जब तक आप इसका मतलब कोई दूसरा रास्ता नहीं निकला कूड़े का, तो दुनिया तो ढेर जाए। तो बम्बई में तो आप दिल्ली देखिए ना, कूड़े का ढेर है पूरा का पूरा। जी, तो यूज एंड थ्रो की जो एक इसका नाम मार्क्स की एक जो थ्योरी थी कि किसी जमाने में चीजें जो है सरप्लस हो जाएंगी, इस जमाने में चीजें सरप्लस हो जाएंगी, तो आप दूसरा बाजार ढूंढेंगे, फिर तीसरा बाजार ढूंढेंगे नहीं एनीवे। लेकिन अब तो चीजें सरप्लस ही नहीं होती। जैसे एक इसका नाम मोबाइल आप ले लीजिए, जब से मोबाइल आया कम से कम 5 मोबाइल तो मैं बदल चुका हूँ। मेरे घर में हर आदमी ने बदल लिए, कई मोबाइल बदल लिए, क्योंकि जरा सा फीचर चेंज करते हैं, जैसा फीचर चेंज कर देंगे उसे फिर उसे आप डंप कर देंगे, और जो है उसके लिए फिर क्रेज पैदा कर देंगे। वो क्रेज भी क्रेज लाखों का। जी जी सर, मेरा सवाल तो हिंसा का जो जी हिंसा का जो आपने बात उठाई है, जी तो इतनी बड़ी हिंसा कराता है वो, जी जी इतनी बड़ी हिंसा कराता है। हर जगह से लड़ाई चाहिए, हिंदू मुसलमान, ये मुसलमान, हर जगह से लड़ाई चाहिए, क्योंकि हर जगह उसका असला खत्म होगा, हर जगह उसका असला बिकेगा। जी जी। ये 2 कहानियां जो हैं इनके लिखने के पीछे क्या कोई घटनाक्रम रहा है या आपकी कल्पना है सर? नहीं, जैसे ये अन्ना भाई का सलाम है, तो बम्बई में तो ऐसा हुआ है। बम्बई में ऐसा हुआ कि भाई नॉर्थ इंडियन को हटा रहे थे, बिहारियों को हटा रहे थे, तो ये तो मतलब
कहीं ना कहीं माल तो था ना वहां पे, कहानी आपने उसमें जोड़ ली, कहानी आपने अपनी तरह से जोड़ ली। जी जी लेकिन मूल चीज तो मुझ समझना तो वही है ना कि भाई लोगों को हटा रहे हैं वहां से, आपने उसे इस तरह से विजुअलाइज कर लिया। जी। लेकिन मकान का जो अर्थ पहले था हाँ और आज के समय में जो मकान का अर्थ बदल गया है, जैसे पहले तो ये था कि हमारे घर हमारे लिए रहने की कुछ जगह हो जाए, और अब मकान का भी एक अर्थ बदल गया है कि उसमें परिवार की कितने लोग रहेंगे इसकी भी संख्या हम सीमित कर चुके हैं। हाँ, लेकिन पहले तो मैं मजेदार बात बताऊं कि हमारे उसका नाम एक बुजुर्ग थे, उनकी बहुत बड़ी फैमिली, 20-25 आदमियों की फैमिली थी। ये पहले कंबाइंड लोग रहते थे। अगर उनसे पूछ लेते कि भाई घर में बाल बच्चे ठीक है, तो बहुत नाराज होते थे। वही कहते मेरे तो 50 आदमियों का कुनबा है, किसी न किसी को तो प्यार होना ही है इसमें। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये भी विदेशी कॉन्सेप्ट है। अब तो हमारे यहाँ तो कम से कम न्यूक्लियर परिवार है, परिवार तो खत्म हो गए हैं। न्यूक्लियर परिवार मियाँ बीबी तो है ना अभी, हालांकि वहां भी बुरी हालत है, लेकिन मियाँ बीबी है अभी, मियाँ बीबी उसका बच्चा है अभी। लेकिन विदेशों में तो न्यूक्लियर परिवार खत्म हो गए। मैं मतलब अमेरिका में इंग्लैंड में गया तो हमारी जो कोऑर्डिनेटर थी वो लिव इन में कहता परिवार की जरूरत नहीं, तो वहां तो न्यूक्लियर परिवार भी खत्म हो गए। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ा संकट है, मतलब जो पढ़े लिखे लोगों के सामने, एलिट क्लास के सामने, कि वो अपने बच्चों को सबसे पहले कहेगा कि भाई तुझे आदमी नहीं बनना, तुझे इंजीनियर बनना है, कहेगा ना, और तुझे पढ़ना है। उसके ऊपर दबाव डालेगा। तो मेरी एक कहानी है, वो शायद आपके पास नहीं है, जूता बेचने के लिए। कहानी का नाम है जूता बेचने के लिए। वो इंजीनियर बनाते हैं ताकि वो उस कंपनी का जूता बेचे। तो वो क्या करते हैं कि उसे सबसे पहले उसे कहते हैं कि भाई मतलब बच्चा पैदा हुआ तो उसके दिमाग में अमेरिका है, उसे कभी हम नहीं कहेंगे भाई तो आदमी बन जाए, कभी नहीं कहेंगे भाई ह्यूमन वैल्यूज होती है, नहीं। और एक कहानी है किसी की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो बहुत बढ़िया कहानी है कि वो बच्चे के ऊपर दबाव है कि तुझे इंजीनियर बनना है, असल में दबाव है। वो जो है दीवार की तरफ मुंह करके कहानी पढ़ता रहता बेचारा, और बाद में दीवार पहचानता आदमी को नहीं पहचानता। ये स्थिति है आज की। तो आज हमारा संकट, सबसे पहले हम कहते हैं कि ठीक है भी परिवार नियोजन होना चाहिए, एक बच्चा हो, 2 बच्चे हो, ठीक है, लेकिन उसे जब अमेरिका भेज देंगे, और सबसे बड़ा संकट बूढ़ों का यही हो गया कि वो बिल्कुल अकेले हो गए। बहुत पैसा है उनके पास, सब कुछ है, लेकिन वो आदमी के विरुद्ध आदमी नहीं है उनके पास। तो अब तो कुछ दिनों में यही हो जाएगा कि वो मर गया तो वहां से उसका नाम, मेरा एक दोस्त था अफ्रीका में था शायद, उसकी लड़की की शादी होनी थी, उसका नाम हिंदुस्तान में, लड़का साउथ इंडियन था, लड़की की शादी यहाँ पे होनी है। तो मुझे इनवाइट करने के लिए आया। मैंने कहा भाई वहां जाके तो यहाँ से शादी वादी कैसे करा? कहता मेरी लड़की ने सब कुछ बैठे बैठे सब कुछ कर दिया, होटल बुक करा दिए, ये बुक करा दिया, टेलीफोन कार्ड बुक करा दिए, कार्ड का मैसेज बता दिया और ये बता दिया कहाँ पहुंचाना था, पहुंच गया सब कुछ। इस तरह की जनरेशन होगी। अगर जनरेशन के बाद अगर विवेक उसका हटा न लिया जाए तो, अब मेरी जब पोती है जो कि नर्सरी में पढ़ रही थी, तो ये बैठी हुई अंगूर खा रही थी, इसका जिक्र मेरी कहानी में भी, अंगूर खा रही। तो मैं उधर से आया तो उनका बोस की काले अंगूर खाए जा रहे हैं, उसका स्टॉप करा, ये काले नहीं होते, ये वायलेट होते हैं। यार काले अंगूर कह के दुनिया में बिक रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, उगा रहा है, काले अंगूर कह के आवाज लगा रहा है। छोटी सी बच्ची कह रही कि ये काले नहीं होते, वायलेट होते, मिलाए सामने देखा तो वाकई वायलेट होते। तो ये बच्चे का IQ होता है जिसे वो समझ रहा है। उस समय तो वो नर्सरी क्लास में पढ़ रही है, वो कुछ नहीं जानती है,
खाली उसके लिए हम जो है कैसेट पे पोएम लगा देते थे, उसकी पोएम सुनते रहते थे, गाते रहते थे। उसी के बीच में इलेक्शन हो गए, तो इलेक्शन में टीवी दिन भर खुला रहता और मोदी मोदी चल रहा था उस समय। तो एक दिन वो बैठी करके अब की बार मोदी सरकार, बोले सरकार जानती है, लोग मोदी को जानती है, अब अच्छा अब की बार मोदी सरकार। देखो किस तरह से पॉइंट करता है, किस तरह से पॉइंट करता, और ना मोदी को जानती है ना सरकार को जानती है, लेकिन मोदी आपके दिमाग में इसने घुसेड़ दी। तो अब मैं बताऊं किस तरह से पॉइंट कर, मतलब मैं इससे बता रहा हूँ कि जो हमारा मीडिया है इसे इसका नाम सूचना प्रौद्योगिकी का विस्फोट काल कहा जाता है, और आप इस समय सूचनाओं से बिल्कुल अलग, आपको सूचना नहीं, सूचना का विस्फोट काल है, सूचना नहीं है आपके लिए, सूचना वही है जो वो चाहेगा। तो अब ये पहला स्टेप, अब उसके बाद मोदी आ गई। फिर एक बार मुझे वो कहने लगी कि अब बड़ी मोदी का सरकार बन गया, अब वो मोदी क्या पहन रहा है, मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है, ये सारी चीजें हो रही। फिर मुझे कहने लगी कि वो दादा मुझे कलर चाहिए, मिट्टी वाले कलर, उसको और कहते हैं, और मुझे यहां से नहीं चाहिए, मुझे पैकेट में चाहिए, डब्बे में आते हैं, डब्बे में चाहिए, वो खरीद देंगे आप, वो खरीद देंगे। तो जैसे मैंने कहा, वो मेरे लिए इमीडिएटली चप्पल निकाल रही, उसने कहा ऐसा ना हो कि इन्हीं चप्पलों में चला गया। अब कौन सा पुराना बच्चा, तो टीवी कॉन्शियस कर रहा ना, हमको नहीं कॉन्शियस कर रहे, तू चप्पल ले आई, कहीं ऐसा ना हो कि ये विकट में चला जाए, मेरी बेइज्जती हो जाए। ठीक है, मैं चलने लगा, तो फिर कहने लगे कि वो पर्स रख लिए, नहीं घर में पड़े हुए पर्स, हाँ मैंने कहा रख लिया। अब चला है, गेट से बाहर निकला, अब उसे मालूम है कि पैदल चलाना, स्कूटर में चलाता नहीं, पैदल ही जाना। तो उससे जो है कहने कि दादा इतना तो आप घूम भी लेते हो ना। हाँ मेरे को मुझे मालूम है कि मुझे ये फुसला रही। हाँ मैंने कहता, वो कोई गाड़ी आ जाए, बच्चा तो कोई गाड़ी आए तो मुझे पकड़ के किनारे करती है, ये बहुत बदमाश होते हैं, मार के चले जाते। और वो थोड़ा बेटर सा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे माफ तो एक सवाल पूछना, ये कॉम्प्लेक्स उसने बनाया, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन ऐसा मुझे मालूम है किसने बनाया, कि मोदी जी ने इसके दिमाग में तो मोदी जी बैठाया हुआ ना किसी ने, और ये मैंने किया किस तरह से पॉइजन भर दिया उसके दिमाग में। फिर एक बार उसकी कोई शादी वादी थी, उसकी मदर उसमें गई होगी जहाँ पे से क्या कहते हैं उसे, हाँ ब्यूटी पार्लर में, तो वो भी गई उसके साथ, उसे ब्यूटी पार्लर बड़ा मजेदार लगा, वो एकदम आदमी को बदल देता है। अच्छा बच्चा ये जानता किससे किसकी बात करनी है, तो करियर वाली बात है तो मुझसे बात करेंगे। तो आज उन्होंने कहने लगी दादा मैं सोच रही हूँ कि बड़ी होकर ब्यूटी पार्लर तो, लेकिन इसके लिए तो मोदी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मोदी तो ये बच्चा का है, ये बिल्कुल इंडोस्टैंड बच्चा है, उसके ऊपर यह असर है। अब ये बच्चा जो है वोट देने के लिए आएगा, जिसके दिमाग में तो मोदी होगा ना। तो मैं बता रहा हूँ कि वो जो है पैसे लेके जाए पूरा पैसे लेके जाए, बड़ा मीडिया तो सारा उनका ये कारपोरेट का है, कोई अडानी का है, कोई अंबानी का है, और ये छोटे छोटे अखबार हैं, ये भी अपनी इनके पास पूंजी नहीं है। अब ये भी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर चक्कर तो आपके पास कहीं इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, आपके पास इंफॉर्मेशन वहीं से मिलती है जहाँ पे आपके लेफ्ट के जो लोग
अपने पर्चे पर्चे पैम्पलेट छाप के वहीं से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जबकि भी एक विस्फोट का विस्फोट सूचना का विस्फोट, उस समय हमारी ये हालत है। तो अभी आप बाजार की भयावहता बता रहे थे, उसी क्रम में आपने सांप्रदायिकता की बात की कि हिंदू मुस्लिम ये सब भी उसी का एक, तो ये जो बाजारवाद और ये सांप्रदायिक शक्तियों का जो गठजोड़ है, ये कितना खतरनाक है और ये किस प्रकार के गठजोड़ है? देखिए हमारे तो हमने जहाँ से शुरू किया था, हमने जहाँ से अपना स्वतंत्रता का संग्राम शुरू किया, फिर हमने स्वतंत्रता का जो टकराव हुआ उसमें भी ज्यादातर मुसलमान थे। जितने जो सारे गीत लिखे गए हैं सारे मुसलमानों के लिखे हुए हैं। तो सबसे बड़ा दिक्कत ये आई कि भाई ये जो किसका नाम जनधन क्या कहेंगे, इस तरह की जो ये फासिस्ट ताकतें हैं ये उस समय भी जिंदा थी, लेकिन ये सरफेस पे नहीं थी उसमें। और अगर ये जेपी का मूवमेंट नहीं होता तो ये कभी सरफेस से बाहर नहीं निकलता। जेपी के मूवमेंट के टाइम पे आई है, सरफेस में आई है। ये तो तब भी ताकत है, ये तो कहते हैं कि संविधान की जरूरत ही नहीं, वो प्रोग्राम मनुस्मृति चलेगी, मनुस्मृति चलेगी। और इसमें हिंदुओं का सबसे बड़ा जो संकट है वो ये है कि श्रेष्ठता बोध, हिंदू का जो श्रेष्ठता बोध है इसे सब कुछ मारती है। अगर वो ब्राह्मण है तो सब, और हर जाति अपने से नीचे जाति ढूंढ लेती है घृणा करने के लिए। मुसलमान तो ये होता है कि अगर वो सामने से निकल जाए तो हमारे यहाँ की महिलाएं नहाती थी आती, इतनी घृणा है हमारे अंदर पैदा हुई। और अब ये ऐसा मौका आ गया कि अब जब तक ये सेकुलर फोर्सेस रही, जैसे भी सेकुलर रही हो, लेकिन ये इतनी नंगी नहीं थी। अब तुम लोग नंगी हो गई ना, नंगी हो गई। और एक नेता वो होता है जो विरोधाभासों को ताकतमंद करता है। और देखिए इतिहास से आपको सबक लेना चाहिए ना। पाकिस्तान तो किस पे बना? धर्म के आधार पे बना। पाकिस्तान टूट गया, पाकिस्तान तो बेच हो गई, पाकिस्तान तो टूट गया। हम जो दुनिया के अंदर एक नमूना है, हजारों जातियां, हजारों भाषाएं, हजारों कल्चर, हजारों, और हम अपने आराम से जिंदगी जी रहे हैं। अब इन्होंने जो एक दरार पैदा कर दी, लेकिन ये खत्म हो जाएगी। यानी जिस समय मतलब हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ था तो जितने भी जो राजनीतिक पंडित थे विश्व के, उन्होंने देश रह ही नहीं सकता। इतनी संस्कृतियों का, इतनी भाषाओं का, इतना, और हम होते ज्यादा मजबूत होते चले गए। हमारा तो ऐसा गार्डन है ना जिसमें एक तरफ गुलाब भी है, एक तरफ गेंदा भी है, एक तरफ चमेली भी है। तो जब तक ये सेकुलर ढांचा रहेगा तो दुनिया का सबसे बड़ी चीज है ना सेकुलर ढांचा भी। हालांकि आया ये भी बाहर से, आया ये भी बाहर से ही है। लेकिन अब जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका राष्ट्र जो है वो सेकुलर, लेकिन आदमी जो वहां का अनसेकुलर है बिल्कुल। वो जूते से दबा के सब मार दिया बेचारे को। और इतिहास कभी कभी बड़े खेल खेलता। पहला खेल ये है जो महात्मा गांधी का आपने नाम लिया जी। महात्मा गांधी कट्टर हिंदू और सेकुलर देश बनाया। जन्ना कट्टर नास्तिक और धार्मिक देश बना। इतिहास में ऐसे खेल भी होते। आपकी जो कहानी है सीता हसीना के साथ एक संवाद, इस कहानी में आपकी जो कल्पना है कि आज़ादी को लेकर के आपने कल्पना की कि पाकिस्तान बनने के बाद कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो हिंदू और मुस्लिम के जो सीमा रेखा बनाई गई उससे परे हैं, वो इंसान हैं सिर्फ। आपके जीवन में भी आज़ादी के बाद का जो पूरा दृश्य है जिसमें आप वहाँ दिल्ली में थे, तो क्या लगता है कि हमारे साथ जो धर्मों का जोड़ बनाया गया, यहाँ पर इंसान की बात कम की गई, इंसानियत की बात कम की गई,
और धर्म की बात बहुत की गई। तो ऐसे में इस कहानी से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कहानी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यही है ना, आप तो एक कल्चर, क्या कहना चाहिए उसे, कि रंगीन कल्चर के अंदर रह रहे हैं ना आप। जो कल्चर है ये इकारा नहीं, रंगीन कल्चर है, तो आपको उससे बचाना है ना किसी तरह से। लेखक का सबसे बड़ा दायित्व ये, लेखक का सबसे बड़ा दायित्व यही है कि वो इस धागे को टूटने ना दे। और मैं तो यही कहता हूँ कि अगर हिंदू आधा मुसलमान हो जाए और मुसलमान आधा हिंदू हो जाए तो देश में सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। इसीलिए मैंने वो कल्पना की, इस कैरेक्टर की मैंने इसीलिए कल्पना की कि न वो हिंदू है न मुसलमान है, वो दोनों है। तो अब वो जिस तरह से इन्होंने जो डिवीजन कर दिया है इसमें, मतलब वो नहीं, इस समय आप देश में दो ही तरह के आदमी हैं, या देश प्रेमी या देशद्रोही। हम लोग तो देशद्रोही हैं सारे के साथ, क्योंकि सेकुलर को मानने वाला हो तो देशद्रोही। पूरा डिफाइंड लाइन खींच दीजिए उन्होंने, देशद्रोही या देश प्रेमी। देश प्रेमी ये जो है, जो मुसलमान को गाली देगा वो देश प्रेमी हो गया, जो उनके बारे में कहेगा कि नहीं भैया भी देखिए पूरा आपकी स्वतंत्रता के लड़ाई में इनका सबसे बड़ा हाथ है। और दूसरी चीज तो ये है कि जब अंग्रेजों ने मतलब देश को लिया, अंग्रेज जब यहाँ पे आए तो मुसलमानों का रास्ता है, अगर वो गए तो मुसलमानों को देके जाना चाहिए, तो आपको इतना लिबरल होना चाहिए, तो लेकिन नहीं। तो वो दोनों के बीच में जो है खाई बड़ी चली जा रही। यानी एक किसको नाम बड़ा लीडर उसे हम कहते हैं, जो विरोधाभासों को ताकत में बदलता है वो बड़ा लीडर है। जो विरोधाभासों को विरोध में बदलता है वो लीडर कहाँ का होगा? वो तो गुंडा बदमाश मवाली हो गया में। और धर्म के नाम पे हमने पोलराइज कर दिया बिल्कुल। धर्म बहुत सेंसिटिव भी होती है, यानी आप देखिए कि धर्म कहीं काम नहीं कर रहा। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप मंदिर में जाकर नहीं बन सकते, ठीक है ना, मंदिर में तो पंडित ही बनेंगे ना। अगर आपको न्याय पाना है तो आप न्यायालय में जाएंगे, धर्म में नहीं जाएंगे। आपको शिक्षा पानी आप स्कूल में जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, लेकिन मंदिर सबसे बड़ा है। और दूसरी चीज, मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊं आपको। मेरे एक रिश्तेदार का अभी भी महिला का पेट का ऑपरेशन हुआ, बड़ा ऑपरेशन, 2-3 घंटे का ऑपरेशन। और ऑपरेशन होने के बाद उन्होंने कथा कराई, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा देखो पहली चीज तो ये है कि 2 घंटे का ऑपरेशन अगर नहीं हो सकता, अगर शून्य करने वाली कोई चीज ना हो। क्लोरोफॉर्म का जिसने इजाद किया उसने ही देखा कि पहले जब ऑपरेशन होते थे तो अगर आदमी का हाथ काटा तो पकड़ा एक नहीं, तो उससे हाथ तो मारा, काट दिया। उसने देखा कि आदमी कितनी यंत्रणा है। तो कुछ चीज ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारी मतलब इनकी यंत्रणा को खत्म कर सके। तो दिन भर काम करता था, मैं बीबी थे, वो बच्चा था ना इनका, दिन भर काम करता, दिन भर काम करता, रात भर काम करता। बीबी उसकी जो है वो खाना लेके जाती थी, एक दिन देखा वो बेहोश पड़ा हुआ। उन्होंने कि मुझे मैंने यंत्रणा खत्म कर दिया आपने, और आज कितना ही बड़ा ऑपरेशन हुआ आपका तो आपको पता ही नहीं चलता। तो मेरे को धन्यवाद उसे दीजिए, कथा करा रही है। इसने क्या करा, अगिया आप जाती, आपकी परेशानी होती, आप भगवान के आगे हाथ जोड़ते कि ठीक कर दो, वो ठीक कर देता तो धन्यवाद आपको बनता। अब तो धन्यवाद उसका बनता है जिसने जो है क्लोरोफॉर्म बनाया, या उसका बनता है जिसने भाई आपको ऑपरेशन किया, लेकिन नहीं धन्यवाद करते। तो कंडीशन हो गए ना आप वजमा कंडीशन कर दिया। अब वो गीता तो पहले कहती है कि किस नाम जो कुछ करता हूं मैं करता हूँ, कृष्ण ये कहता है जो कुछ करता हूँ मैं करता हूँ। तो जितने बलात्कार हो रहे हैं ये हो रहे हैं तो तेरी इच्छा से हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा आपका ही, सबसे बड़ा बलात्कारी मानने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। तो धर्म बहुत डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। शायद मैंने आपको जो भेजा था उसमें धर्म के बारे में था। मतलब मधुकर सिंह का मेरे पास एक बार फोन आया, तो फोन नहीं आया, फोन कि मैं वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की मीटिंग करा रहा हूँ, तुम उसमें आ गए।
तो मैंने कहा मैं तो इस संस्था का सदस्य नहीं हूं, क्योंकि मैं अपना विरोध का अधिकार सुरक्षित रखना चाहता हूँ। मैं बड़े मैं लेफ्ट ओरिएंटेड हूँ, लेकिन मैं अपना विरोध का अधिकार सुरक्षित है। अगर तुम भी गलती करोगे तो मैं कहूंगा कि मेरा काम लिखना है और बताना है। मैं तो किसी का मैं नहीं, तुम आ जाओ। उसमें कमलेश्वर भी आ रहे हैं, जवाहर चौधरी भी आ रहे हैं। जवाहर चौधरी शब्दकार प्रकाशन के मामले, वो अच्छा प्रकाशन था जो तो चला गया। और कमलेश्वर के नाम पे किताब छपी है, मधुकर उसका जो है एडिट कर रहा था, और उस पर भी बातें हुई, चला गया। जब मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो उसका कोई लीड टेबल भी नहीं, वो धर्म के ऊपर। तो हर आदमी के अपने विचार होते हैं, ठीक है मेरे विचार ये है, आपके विचार जो भी है। तो मैंने कहा दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है, कि मैंने भाषण शुरू किया, मैंने कहा दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है, लिखा हुआ था कि जो एक वक्त की रोटी पैदा कर सकता, कोई धर्म, और बिना रोटी के तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। और दुनिया में जितनी भी हत्याएं हुई, जितने धर्म के नाम पे उतनी कहीं नहीं हुई। इस तरह का मेरा एक वो का नाम पेपर था, और लीड पेपर खत्म होने के बाद हमें कहीं खाना खाने जाना, वो ऐसा होता ना कि किसी के यहाँ खाना, किसी सेठ ने खाना खिला आपसे आए, ऐसे करते हैं काम। तो वो जब लीड पेपर खत्म हुआ तो अनाउंसमेंट हुआ कि खाना यही आ गया है, और इसका नाम एक सेशन लंबा चल गया, हमें पता नहीं चला। जहाँ हम रुके हुए वहाँ हमारे जो इस रेस्ट हाउस में रुके, तो 50-60 बच्चे जो हैं बिहारी, वही लुंगी पहनते हैं, लुंगी ओढ़ लेते हैं, बड़े हुए। तो हमने कहा ये कमलेश्वर का क्रेज। अगले दिन सुबह मधुकर आया, करने का वो जिसने टिकट के पैसे देंगे उसने ना कर दिए, किसी कहा बना टिकट के पैसे देंगे, ठीक है इधर होता है काम, ना कर दिया हमने, कोई बात नहीं है हमारे चले जाएंगे। तो फिर वो हमने वाया इलाहाबाद, क्रूज करने के वाया इलाहाबाद करा दिया। सुबह से एक दिन मेरे साथ इलाहाबाद रुकेगा, जवाहर चौधरी वहां से दिल्ली चले जाएंगे। तो हाँ, वो आर्टिकल सुनने के बाद जवाहर चौधरी ने मुझसे कहा तुम्हारे पास कितनी कहानी है? तीन चार कहानियां होंगी। पहले जब ये संकलन मतलब तुम्हारे लायक कहानी हो जाए तो ये संकलन मैं छपू नहीं, मेरे पास कहानियां नहीं थी, और प्रकाशकता उस जमाने में किताबें छपती नहीं थी, मुश्किल से 8-10 किताबें छपती थी उस जमाने में। तो मेरे पास कहानियां नहीं थी, प्रकाशक। उसके बाद जो है कि गए तो ऑब्जर्वेशन हो गया, तो एक आदमी गनमैन हमारे साथ बैठ गया, वो कई स्टेशन तक हमारे साथ चलता रहा। फिर एक स्टेशन के बाद में कहा अच्छा में जा, हमने कहा भी कमलेश्वर तो ऑनर तो कहने का कि अच्छा साहब मैं चलता हूँ एक स्टेशन पे, अब आप सेफ हैं। कहने की जब तब उसने बताया कि इनका जब आर्टिकल पढ़ा गया तो बंदूकें निकल गई। ये धर्म के ऊपर कौन आज से 25-30-40 साल पहले धर्म के ऊपर, आज तो बात अलग है, आज तो बहुत लोग मतलब आज तो दुनिया की दूसरी तीसरी आबादी नास्तिकों की हो गई, लेकिन उस समय धर्म के ऊपर बात कर लेना तो बहुत बड़ी चीज थी। तो कहना तो बंदूकें निकाल ली थी उन्होंने, इधर भी कामरेड थे उनकी भी बंदूकें निकल गई, तो मामला किस तरह से। लेकिन उन्होंने कहा था हमें अभी भी डर, क्योंकि ऐसा ना कि कोई वारदात ही कर दिया। तो ये हाल था धर्म के ऊपर। सर आपने अपने साहित्य में पहाड़ की समस्याओं के विषय में लिखा है, जो पहाड़ की सुबह कहानी है उसमें दादी कहती है कि पहाड़ बस देता है लेता नहीं। हाँ। तो आपके हिसाब से क्या पहाड़ राजनीतिक उदासीनता का, उपेक्षा का शिकार हुआ? देखिए जी, पहाड़ हर समय जमीन मानते थे ना पहाड़ियों को, तो वो तो इन्होंने इसका नाम लिया ना पहाड़ी जी का,
पहाड़ी जी पहले एक ऐसे लेखक थे इलाहाबाद में जिन्होंने अपने नाम के साथ पहाड़ी लगाया। जो पहाड़ी गाली का शब्द था, पहाड़ी गाली का शब्द था। यानी कि पहाड़ी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है, जो पहाड़ की गरिमा के साथ आए। पहाड़ को एक्सप्लोर किया गया ना, पहाड़ के आदमी या फौज में या बर्तन मांज रहे हैं, जितने भी दुकान दिल्ली विल्ली में पहाड़ का आदमी है, आपके सारा का सारा। पहाड़ अपने पेड़ देता है, पहाड़ अपनी नदियां देता है, सब कुछ देता है। पहाड़ को मिलता क्या है? इसी नाम पे पहाड़ का ये आंदोलन तो है। लेकिन आंदोलन में तो हड़का यही होता है कि कुछ लोग कुर्सी पे बैठ जाते हैं, मजे मारते हैं। और जितनी कर्मठ महिलाएं पहाड़ की होती हैं, ये कहीं होती नहीं। उसमें बल्कि एक सीन भी आया है पहाड़ की महिलाओं के बारे में है, उसमें पूरा पहाड़ जो जितनी कर्मठ होती है पहाड़ की महिलाएं होती हैं। और आप यकीन नहीं कर सकते कि वो कितने दुखों में, यकीन नहीं कर सकते। और इसकी एक बड़ी मजेदार कहानी है। मेरे पास एक ऑस्ट्रेलिया से एक लड़की आई, वो किसी किसी पेपर में काम कर रही थी, वहां किसी अखबार में काम कर रही थी, और उसे पहाड़ के आर्थिक समस्याओं के ऊपर कुछ लिखना था, महिलाओं की आर्थिक समस्याओं को। उसे हिंदी आती नहीं थी, तो उसे आर्टिकल तो अंग्रेजी में लिखना था उसे, लेकिन महिलाओं से जो डायलॉग था तो हिंदी में करना था उसे। तो उसने किसी ने मेरा नाम बता दिया, वो मेरे पास दफ्तर में आ गई। चलिए जी, मैं ऐसे वो मेरे पास जो है केवल 15 दिन है, मुझे 15 दिन में आपको इतनी हिंदी सिखा दीजिए कि मैं बातचीत कर सकूं, और स्क्रिप्ट मुझे आती, और हाँ ये जो है वो मैं सीख के आई हूँ पहले से, ताकि ये मुझे वहां सीखना ना पड़े। जब मुझे प्रोजेक्ट मिला था तभी मैंने सीख लिया था। तो हिंदी मुझे बिल्कुल नहीं आती, लेकिन स्क्रिप्ट आती, और इतना मुझे चाहिए कि मैं उनसे बातचीत कर सकूं, बस इतनी हिंदी मुझे चाहिए। और मेरे पास केवल 15 दिन, और 15 दिन में भी वो एक आध दिन मसूरी जाना चाहती थी, एक आध दिन हरिद्वार जाना चाहती थी। तो हाँ, मैंने कहा हो जाएगा। तो हमने सीधी पेन के कहानी शुरू की। और जानते तो थी, पढ़ते तो लेती, कलम का मतलब ये। वो 15 दिन वो हिंदी बोलने लगी, तो लिंग नहीं आते थे। सबसे बड़ी परेशानी जो है, क्योंकि वो न्यूट्री जेंडर ना होने की वजह से तो समझ में नहीं आता कहाँ झाड़े की झाड़ी है, कुछ समझ में नहीं आता ना ये। तो बस वो उसकी वो दिक्कत थी। बाकी वो गई, उसने डायलॉग किया, लोगों से मिले, सब कुछ किया, जो कुछ भी है जैसा भी बोला होगा। उसके बाद उसने एक आर्टिकल लिखा, मुझे उसने आर्टिकल तैयार किया। उसने उसे शुरू यहां से की कि मैं पहाड़ के गांव में हूँ, पोडियम लगा हुआ है। उस समय मतलब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था जोर शोर, वहां बड़ी भीड़ लगी हुई है। उत्तराखंड अलग होने की बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इस तरह की बातें हो रही है, ये हो जाएगा जगह। और पहाड़ पे कुछ औरतें जो है घास लेके चल रही है, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, तो कोई भी बात नहीं कर रहा उनके बारे में। क्योंकि महिला तो हमारे यहाँ मतलब दलितों में भी दलित है ना, तो हमारे दलितों में भी मेरा जो दलित जो आंदोलन हुआ तो मेरा सबसे बड़ा विरोध यही था। मेरे दलित आदमी तो आगे, दलित औरत तो आ ही नहीं गई। अब कुछ महिलाएं आई हैं जो लिखने लगी होंगे, तो दलितों में दलित महिला तो और भी दलित होगी। एक सर सवाल आपके उस घटना से जुड़ा हुआ है जो आप दिल्ली में थे और आपने महात्मा गांधी का वो जुलूस देखा था, तो क्या दृश्य था जो आपको आज तक याद है? देखिए, मैं इसका नाम, मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। मेरे पिता सिनेमा ऑपरेटर थे, बड़े एक्सपर्ट ऑपरेटर थे, लेकिन उनको दुर्भाग्य था कि जिस सिनेमा में जाते उसका दिवाला निकल जाता।
तो रोटियां हमारी हर समय संकट में रहती थी। तो मेरी बुआ मुझे जो है दिल्ली ले गई कि तुझे हम पढ़ाएंगे। एक ही साल रहा करेंगे। तो उस समय शायद दर्जे 2 में, और उस समय दोनों घटनाएं हुई। हिंदुस्तान आजाद और महात्मा गांधी की हत्या। तो जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, मतलब ये होता है कि हिंदुस्तान आजाद हो रहा, तो जो कटरा था जहां पे हम रहते थे, उसका एक सिरा जो है वो चांदनी चौक की तरफ खुलता था, एक दरिबा कला की तरफ खुलता था। तो दोनों बड़े बड़े गेट थे और बीच में तो दोनों गेट बंद कर दिए गए। आजाद हो रहा हिंदुस्तान, गेट बंद कर दिए गए। आवाज आई अल्लाह अकबर, दोनों तरफ आवाजें आ रही हैं, और घर का जो है जेवर जुवर जो है वो इकट्ठा किया जा रहा, बाहर ईंटें तैयार की जा रही हैं, और हमें बिल्कुल कह दिया गया कि बिल्कुल कोई छिप पे नहीं जाए। बच्चे तो मानते कहाँ हैं। रात को जो है हिंदुस्तान स्वतंत्र हो गया। अब हमें क्या मालूम है कि स्वतंत्र क्या होता है क्या नहीं होता। तो हमें लगा भी देखे भी स्वतंत्रता क्या होती है। तुम भी चुपचाप, मैं जो है चुपचाप इस तरह से चढ़ के छत पे पहुंच गया। तो मैंने वहां देखा कि एक आदमी भागा जा रहा है, उसके पीछे 2 आदमी भागे जा रहे हैं हाथ में बोतलें लेके। उस आदमी को घेरा, उनके मारा, सभी मारा। ये स्वतंत्रता का पहला जो किसका नाम दृश्य है, आजादी का पहला दृश्य ये मेरे हाथ में। और महात्मा गांधी का जो हुआ तो खबर आई कि भाई महात्मा गांधी मर गए, महात्मा गांधी को मार दिया किसी ने, महात्मा गांधी को मार दिया, व्रत रखा गया। महात्मा गांधी तो मतलब एक ऐसा लीजेंड हुआ ना कि आप उसे यकीन नहीं कर सकते। आप उसे किस तरह पोर्ट्रे करें वो अलग कहानी है। और उसने एक एक्सपेरिमेंट भी किया, मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि मतलब बिना हथियार, हालांकि वो अलग कहानी है, हथियार भी उठे उसमें, लेकिन उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अहिंसा से जो है आजादी आ सकती। और ये कई जगह मतलब अप्लाई भी किया गया। दक्षिण अफ्रीका में अप्लाई किया गया, कई जगह अप्लाई भी किया गया, और कई जगह हुआ भी। तो महात्मा गांधी आ गए, महात्मा गांधी जी जो है मार दिया, तो खाना नहीं खाया गया, उसमें व्रत रखा गया, कहीं से इकट्ठे होके गए, छतों पे आदमी चढ़े थे, और उसमें हमने देखा कि वो इसमें गाड़ी जा रही है, इसमें महात्मा गांधी अब दिखाई भाई तो देते फूलों से लगे पे थे। तो दूसरा दृश्य था जो देखा। सर सवाल तो भी और हैं, लेकिन अब काफी समय आपका हम लोगों ने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने किताबी दुनिया के साथ बातचीत की। हम शुक्रगुजार हैं कि आपने मुझे समय दिया, और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो रचनात्मक यात्रा है इसी तरह से गतिशील रहे और कुछ हिंदी समाज को पढ़ने को मिले, और जो यहाँ का जीवन है वो आपकी कहानियों में, उपन्यासों में बार बार आए, क्योंकि इंसान का जो दुख है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कीमत है वो हमारा समाज का जो गरीब आदमी है उसको उठा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे रिकॉर्ड कर लिया, मुझे तो आपने अमर कर दिया। धन्यवाद।